राम राम भाई सभी ने। आज जो है हम 11th क्लास की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उसका जो चैप्टर 3 है आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड, उसको करेंगे। तो चलिए चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में जो मौर्य पीरियड की जो आर्ट थी उसके ऊपर जो फोकस किया गया है, जो कि हम कह सकते हैं कि 4th जो सेंचुरी बीसी है उससे लेकर 2nd सेंचुरी बीसी है उस तक वो पीरियड है। जो उस पीरियड की हम बात करेंगे। 6th century BC marks the beginning of new religious and social movement in the Gangetic Valley। जो 6th century BC ऑनवर्ड है उसमें जो है हम नए डेवलपमेंट देखना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे नए रिलीजियंस जो है वो आने शुरू हो गए थे, नई सोशल मूवमेंट आनी शुरू हो गई थी नॉर्थ इंडिया में। जो सरमन जो ट्रेडिशन हम लोग जिसको बोलते हैं वो आ चुके थे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी जो है इसी पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म विच वर पार्ट ऑफ द शर्मन ट्रेडिशन। जो भी नए रिलीजन के जो भी फाउंडर्स होते थे तब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपने जो है धर्म का प्रचार करते थे, तो उसको शर्मन ट्रेडिशन कहा गया है। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसी शर्मन ट्रेडिशन के अंदर आते हैं। अगर फर्दर 6th सेंचुरी की डेवलपमेंट्स के बारे में अगर आपको देखना है, 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2nd और 4th है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें इन डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत बताया गया है। बोथ रिलीजियंस बिकम पॉपुलर एज दे अपोज्ड द वर्ण एंड जाति सिस्टम ऑफ द हिंदू रिलीजन। बहुत जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, इन्होंने वर्ण और जाति जो सिस्टम है हिंदू रिलीजन का, इसको ठुकरा दिया था। इसीलिए इनको इनको ये नहीं मानते थे। इसलिए इनके जो इसी वजह से दोनों रिलीजन जो है प्रसिद्ध हुए। मगधा एमर्ज्ड एज ए पावरफुल किंगडम एंड कंसोलिडेटेड इट्स कंट्रोल ओवर द अदर रीजन। इसी पीरियड में मगधा जो रीजन है वो पावरफुल किंगडम के रूप और अपनी पावर को इंक्रीज किया और कंसोलिडेट किया इस रीजन में। बाय द 4th सेंचुरी बीसी द मौर्याज established their power and by the 3rd century BC a large part of India was under Maurya control। 4th BC में मौर्याज ने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया और 3rd BC में जो भारत का लार्ज हिस्सा है अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया के कर्नाटक तक मौर्याज के कंट्रोल में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने जो है मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया 4th सेंचुरी में। अशोका emerged as the most powerful king of the Maurya dynasty। अशोका जो है वो सबसे शक्तिशाली राजा था इस डायनेस्टी का। who patronized the Buddhist Sarmana tradition in 3rd century BC। उसने जो है इस रिलीजन के प्रचार का बहुत अच्छा काम किया। जिन्हें जो दूसरी कंट्रीज में है उसको भी बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको फैलाने की कोशिश की। रिलीजियस practices had many dimensions and were not confined to just one particular mode of worship। रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको लोग प्रैक्टिस करते हैं वो एक तरह से प्रैक्टिस नहीं की जाती, वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार से की जाती हैं। तो इसी में यही बताया गया है कि किसी भी रिलीजन की जो प्रैक्टिस है, जैसे कि बुद्धिज़्म में ही जो कई फर्दर डिविजन्स हो, जैसे कि महायान बुद्धिज़्म में वो मूर्ति पूजा करने लग गए थे और हीनयान में नहीं करते थे, और वज्रयान में वो जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस का यूज़ करने लग गए थे। वर्शिप ऑफ यक्षाज एंड मदर गॉडेस वर प्रिवलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। मौर्य जो पीरियड था उसमें यक्षा की जो पूजा है और मदर गॉडेस जो है उनकी पूजा की जाती थी। सो मल्टीपल फॉर्म ऑफ वर्शिप एग्जिस्टेड नेवरदलेस बुद्धिज्म बिकेम द मोस्ट। कुछ जो छोटे मोटे रीजन थे बुद्धिज्म के टाइम पे वो सामने आए। यक्षा जो वर्शिप है उस टाइम पे जो है कुछ स्मॉल रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती थी। यक्षा जो होते हैं ये जो डेमी गॉड्स होते हैं, एक तरह से जो देवता होते हैं, उनसे नीचे की जो कैटेगरी होती है, ये धरती पर एक तरह से लोगों के द्वारा रक्षक के रूप में देखे जाते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स। यक्षा वर्शिप वाज वेरी पॉपुलर बिफोर एंड आफ्टर एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो पीरियड था, बुद्धिज्म के साथ ही जो यक्षा वर्शिप है वो चलती रही, उससे पहले भी वो चलती रही और उसके बाद में भी। और साथ में वो यक्षा वर्शिप की जो प्रैक्टिस है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर शामिल कर ली गई। जो भी इनके कुछ मोन्यूमेंट्स हैं जैसे इसकी स्तूपा, उसमें यक्षा जो है और यक्षिणी उनको दर्शाया गया है। तो इसीलिए यक्षा जो वर्शिप है ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि ये किस पीरियड में प्रचलित थी, किस पीरियड में प्रैक्टिस की जाती थी। पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक आर्किटेक्चर को हम देखेंगे इस पीरियड में। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास एंड विहारास, मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट बिकम पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसके अंदर स्तूपास का बनना और विहाराज का बनना उसका एक पार्ट बन गया था। हाउएवर इन दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम द स्तूपास एंड द विहारास, स्टोन पिलर्स, cut caves and monumental figures, sculptures were carved
एट सेवरल प्लेसेस। इसी पीरियड के अंदर बहुत से जो स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स और स्कल्पचर्स जो है वो बनने शुरू हो गए थे इसी टाइम में। विहारास और जो चैत्यास जो होते हैं, ये दो प्रकार के विहारास और चैत्यास दो प्रकार की कार्विंग्स मोंक्स की रहने की जगह होती हैं, जिनको केव के अंदर बनाया जाता है। तब केव बनाते हैं पत्थर काट के, तो उनके अंदर विहारास और चैत्यास भी बनाते हैं। विहारास जो होते हैं वो मोंक्स जो होते हैं उनके लिविंग पर्पज़ के लिए यूज किए जाते थे, और जो चैत्यास जो होते थे वो जो प्रेयर पर्पज़ है उसके लिए यूज किए जाते थे बाय द मोंक्स। इनको केव्स के अंदर बनाया जाता था। चैत्यास जो है इनको हम टेम्पल से कंपेयर कर सकते हैं, और जी ये विहाराज हैं, लिविंग क्वार्टर्स होते थे, इनके अंदर जो है मोंक्स रहा करते थे। द ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पिलर is very old, and it may be observed that erection of pillar was prevalent in the Achaemenid Empire as well। उसी पीरियड में तब अशोका ने पिलर बनाए, उसी पीरियड में आर्कमेनियन जो पिलर्स हैं वो भी बनते थे, और जो अशोका के जो पिलर हैं उनको आर्कमेनियन जो पिलर्स हैं, एम्पायर के जो पिलर्स हैं, उनसे कंपेयर किया जाता है। बट द मोरियन पिलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द आर्कमेनियन पिलर्स। मोरियन पिलर्स आर रॉक कट पिलर्स दोज डिस्प्लेइंग द कार्वर स्किल। जो मौर्य के जो पिलर थे वो रॉक कट पिलर्स थे, मतलब कि एक जो पत्थर होता है उसको काट काट के जो आर्टिशियन है वो बनाते थे। वेयर एज आर्कमेनियन पिलर्स है आर कंस्ट्रक्टेड इन पीसेस बाय ए मेसन। वो जो पीस बाय पीस जो है किसी पत्थर से या ब्रिक्स से ऐसे जोड़ जोड़ कर आर्टिशियंस के द्वारा बनाए जाते थे, मतलब ये एक सिंगल पत्थर से वो नहीं बने होते थे। स्टोन पिलर्स वर इरेक्टेड बाय द अशोका which have been found in northern Indian part of the Mauryan Empire with inscriptions engraved on them। जो मोस्ट पिलर हैं वो नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, और उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन जो है, मतलब कि उसको ऐसे ये पिलर है, इसको जो है कुरेद के या खोद के इसके ऊपर आर्टिशियंस के द्वारा इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखे जा गए हैं। द टॉप पोर्शन ऑफ द पिलर वाज कार्व्ड विद कैपिटल फिगर। ये देखिए जैसे ये पिलर है, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको कैपिटल कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको जो है कैपिटल कहा जाता है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको मैं अलग कलर से कलर कर देता हूँ, इसको जो है पिलर का शाफ्ट कहा जाता है। ये जो हिस्सा है पिलर का शाफ्ट, ये एक पूरे एक रॉक से बना होता था, और ये जो पार्ट है कैपिटल ये अलग एक सिंगल रॉक से बना होता था। मतलब कि ये एक रॉक से बना होता था, ये दूसरे रॉक से बना होता था, और इसको बाद में जोड़ा जाता था एक दूसरे के साथ। यहाँ पर एक यहाँ पर कुछ होता था, यहाँ पे डाउल कहते हैं उसको, उसके साथ इसको जोड़ा जाता था। मथुरा और चुनार नाम की जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से जो रॉक्स हैं उनको यूज किया जाता था, वहाँ के जो रॉक्स हैं, और उसको बनाया जाता था, और फिर बाद में अलग अलग जगह पे से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कई लोग ये इसमें जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये पूरा जो पिलर है ये एक सिंगल रॉक से बना होता था, लेकिन कई लोगों को इस बात का नहीं पता है कि ये जो नीचे वाला जो शाफ्ट है, इसको शाफ्ट बोलते हैं, ये एक अलग रॉक से बना होता था, और ऊपर वाला कैपिटल जो है ये एक अलग रॉक से बना होता था। अब कैपिटल में भी 3 पार्ट होते थे। इसको जो कहते, ये इन्वर्टेड लोटस की तरह दिख रहा है, इसको लोटस कहते हैं, और इस पार्ट को कहते हैं जिसके ऊपर ये क्राउनिंग एनिमल जो है वो खड़ा है, उसको एबकस एबस्कस, और ये क्राउनिंग कैपिटल होता है। क्राउनिंग एनिमल या कैपिटल, पिलर कैपिटल एंड एबकस विद स्टाइल्ड लोटस। ये लोटस है, मैंने बताया, ये एबकस है, एबस्कस या एबकस, और ये जो है पिलर की कैपिटल है, मतलब कि क्राउनिंग एनिमल या कैपिटल। ये इसके 3 पार्ट होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट जो ये मौर्य पीरियड का आर्किटेक्चर है, कई एग्जाम्स में इसके बारे में यही बातें पूछ ली जाती हैं बेसिक की तरह, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जो कैपिटल फिगर है उनमें कोई भी एनिमल हो सकता है, लायन, एलिफेंट या बुल। ऑल दी कैपिटल फिगर आर विगरस। जो भी कैपिटल फिगर हैं उनकी जो मूवमेंट है एक तरह से वो दिखाई गई है
पावरफुल तरीके से इनको प्रदर्शित किया गया है। एंड कार्व्ड स्टैंडिंग ऑन ए स्क्वायर और सर्कुलर एबेकस के ऊपर उनको दर्शाया गया है। एबेकस इज आर डेकोरेटेड विद स्टाइल्ड लोटस, उसके जो नीचे है लोटस पाया जाता है। सम ऑफ द एग्जिस्टिंग पिलर्स विद कैपिटल फिगर्स वर फाउंड एट, जो जगह है जो कैपिटल फिगर के साथ इंटैक्ट मिली है मौर्य पीरियड की, वो है सनकिसा। सनकिसा जो है इसके ऊपर एलिफेंट की कैपिटल मिलती है। सारनाथ है इसके ऊपर लायन की, जो 4 लायन की हम देखते हैं इंडिया का एम्बलम है, उसके जो 4 लायन है वो। रामपुरवा बिहार में जो जगह है उसके ऊपर बुल की कैपिटल है। लौरिया जो नंदनगढ़ है इसके ऊपर जो सिंगल जो लायन है उसकी कैपिटल मिलती है। जो ये बसाड़ बखीरा है इसके बारे में आप मुझे सर्च करके कमेंट में बताइएगा कि इसकी कौन सी कैपिटल है। द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट सारनाथ, पॉपुलरली नोन एज द लायन कैपिटल, इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन स्कल्पचरल ट्रेडिशन। जो मौर्य कैपिटल जो सारनाथ में मिलती है 4 लाइन वाली, उसको सबसे बढ़िया स्कल्पचर ट्रेडिशन के अंदर फाइनेस्ट बताया गया, सबसे बढ़िया, और वो सबसे पॉपुलर भी है। इट इज़ आल्सो अवर नेशनल एम्बलम भी कहते हैं, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। इट इज़ कार्व्ड विद कंसिडरेबल केयर, वॉल्यूमिनस रोरिंग लाइन फिगर्स फर्मली स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर एबेकस। जो लाइन है वो दहाड़ रहे हैं, वो एक तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं और बहुत ही भारी उनको दिखाया गया है, ब्यूटीफुली कार्व्ड किए गए हैं वो, और बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं। विच इज़ कार्व्ड विद द फिगर्स ऑफ ए हॉर्स, ए बुल, ए लायन एंड एन एलिफेंट इन विगरस मूवमेंट। एक जो तेजी की जो मूवमेंट है उनके साथ जो और जो फिगर्स हैं उनको भी दिखाया गया है। हॉर्स का जो फिगर है वो देखने को मिलता है उसमें, एक बुल का, एक लायन का और एक एलिफेंट का। देखिए जैसे ये सर्कुलर एबेकस है 4 सारनाथ, 4 लाइन सारनाथ वाला जो पिलर है उसके नीचे, उसमें ऐसे चक्र है और इस तरह से यहाँ पर एक एलिफेंट है, यहाँ पर ऐसे एक लायन है, जो दूसरी तरफ ऐसे जो दूसरी साइड है इसकी उन दो तरफ एक हॉर्स है और एक बुल है इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म में। और इन सब के बीच में इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, जैसे कि ये सर्कल है, इसको अगर मैं खोल दूँ यहाँ तो ये इस तरह से ऐसे कुछ दिखेगा। यहाँ पर एक चक्र होगा, बना देता हूँ मैं एक बार, और फिर इधर जो है वो हॉर्स होगा, इधर एक चक्र होगा और फिर इधर जो है बुल होगा एक। इस तरह से जो है एबेकस में इतने एनिमल है, इन एनिमल्स को याद रखिएगा। एग्जीक्यूटेड विद प्रिसीजन, बिल्कुल अच्छी तरह से जो है बारीकी के साथ इनको बनाया गया है। शोइंग कंसिडरेबल मास्टरी इन स्कल्पचरल टेक्निक, मतलब कि उस समय की जो स्कल्पचर की जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर ये प्रकाश डालता है। दिस पिलर कैपिटल सिम्बलाइजिंग धर्म चक्र परिवर्तन, जो ये कैपिटल है जो है 4 लाइन वाली सारनाथ पिलर वाली, ये जो धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाती है, जो कि बुद्धा का फर्स्ट सरमन का मतलब है धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि बुद्धा ने सारनाथ में पहली बार दिया था, हैज़ बिकम ए स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ दिस ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। जो ये इवेंट हुआ फर्स्ट सरमन एट सारनाथ का, ये पिलर उसका एक सिंबल बन गया था। दिस बुद्धा ने जो धर्म चक्र परिवर्तन किया उसका जो एक सिंबल है वो ये जो 4 लाइन जो दहाड़ रहे हैं 4 डायरेक्शंस में, वो बुद्धा के फर्स्ट सरमन जो कि सारनाथ में हुआ, वो धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। मोन्यूमेंटल इमेजेस ऑफ यक्षा एंड यक्षिणी एंड एनिमल्स, पिलर कॉलम्स विद कैपिटल फिगर्स, रॉक कट केव्स बिलोंगिंग टू 3rd century BC हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो हमने ऊपर जितनी भी हमने बातें देखी, यक्ष, यक्षिणी, एनिमल्स के फिगर, पिलर्स विद कैपिटल फिगर्स, रॉक कट केव्स जो कि पत्थर को काट के गुफाएं बनाई जाती हैं, वो जो 3rd century BC में बननी शुरू हुई, वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो है पाई जाती हैं। मतलब कि यहाँ पर अब हमें इससे आगे बताएंगे कि इनकी लोकेशन किस किस जगह पर ये मिलते हैं। इट शोज द पॉपुलरिटी ऑफ यक्षा वर्शिप एंड हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस मोन्यूमेंट्स।
उस टाइम पे यक्षा वर्शिप जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध थी, और वो बुद्धिज़्म और जैन रिलीजन के अंदर एसिमिलेट हो गई, उनके अंदर मिल गई। लार्ज स्टैचू ऑफ यक्षा एंड यक्षिणी आर फाउंड एट मैनी प्लेसेस लाइक पटना, विदिशा एंड मथुरा। इन जगह पर यक्ष और यक्षिणी के जो स्टैचू हैं वो मिलते हैं। दिस मोनुमेंटल इमेजेस आर मोस्टली इन दी स्टैंडिंग पोजिशन। ये जितने भी इनके ज़्यादातर स्टैचू मिलते हैं वो एक तरह से खड़े मिलते हैं, जिनमें ये यक्ष है वो खड़े हुए हैं। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट इन ऑल दिस इमेजेस इज देयर पॉलिश्ड सरफेस। जो भी इनका सरफेस है उसको जो पॉलिश किया गया है। द डिपिक्शन ऑफ फेसेस इज इन फुल राउंड विद प्रोनाउंस्ड चीक एंड फिजियोग्नोमिक डिटेल। जो इनका फेस है वो गोल आकार का मिलता है, जो चीक है वो अच्छी तरह से राउंड और पॉलिश्ड मिलते हैं, हर एक बढ़िया डिटेल के साथ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज यक्षी फिगर फ्रॉम दीदारगंज। दीदारगंज की जो यक्षिणी है वो सबसे बेहतरीन कंडीशन में मिलता है, और वो जो सबसे फेमस जो एक यक्षिणी का स्टैचू है। देखिए, ये पूछ सकता है कि दीदारगंज यक्षिणी जो है वो किस पीरियड से बिलोंग करती है या किस जगह पर पाई गई है। सो वो दीदारगंज पटना उत्तर प्रदेश से जो यक्षिणी है उसकी दीदारगंज जो यक्षिणी है वो पटना उत्तर प्रदेश से मिलती है। विच इज टॉल एंड वेल बिल्ट। तो ये यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, ये रेड कर दिया मैंने इस एरिया को। यक्षिणी फिगर फ्रॉम दीदारगंज पटना उत्तर प्रदेश। जो यक्षा परखम है ये भी उत्तर प्रदेश में मिला है। तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की जो यक्षा परखम है ये किस जगह से मिला है। फिलहाल जो है ये मथुरा के जो म्यूजियम है उसके अंदर रखा हुआ है, अगर कोई इसको देखना चाहता हो तो। इट शोज, जो दीदारगंज की यक्षिणी उस पर बात करते हैं, इट शो सेंसिटिविटी टू डिपिक्टिंग द ह्यूमन फिजिक। द इमेज हैज ए पॉलिश्ड सरफेस। जो सरफेस है जो इसका भी परखम यक्ष का या दीदारगंज यक्षिणी का वो पॉलिश्ड है। टेराकोटा फिगरीन्स शो very different delineation of the body as compared to the sculptures. Depiction of a monumental rock-cut elephant at Dhauli in Odisha shows modeling in round with linear rhythms. इस पीरियड के जो टेराकोटा से जो भी फिगर बने हुए हैं वो डिफरेंट हैं एक तरह से बॉडी कंपैरिजन टू द स्कल्पचर्स। जो स्कल्पचर्स है वो थोड़े से अलग है। डिपिक्शन ऑफ जो ये रॉक कट एलिफेंट है ये धौली उड़ीसा में है एक केव के अंदर, और इसी के ऊपर जो है अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है, और जो ये दिखाया गया है वहाँ पर ये एक रिदम एक मोमेंट में दिखाया हुआ है बिल्कुल। जो इसमें जो आर्टिशियंस की जो क्वालिटीज़ हैं उस टाइम के पीरियड की वो काफ़ी एक तरह से झलक कराती है, ये हम कह सकते हैं। इट आल्सो हैज़ अशोकन रॉक एडिक्ट। इसके ऊपर अशोका का जो आदेश है इंस्क्रिप्शन वो लिखा हुआ है। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर रिमार्केबल इन देयर एग्जीक्यूशन इन ऑफ फिगर रिप्रेजेंटेशन। जो भी एग्जाम्पल दिए उनमें जो एक्सिक्यूशन हुआ है फिगर की रिप्रेजेंटेशन का वो बहुत अच्छा हुआ है। द रॉक कट केव कार्व्ड एट बाराबार हिल्स नियर गया इन बिहार इज नोन एज द लोमस ऋषि केव्स। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। द रॉक कट केव जो कि पत्थरों काट कर बनाई गई है बाराबार हिल्स में जो कि बिहार में है वो है लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोका के जो पीरियड से हैं उससे बिलोंग करती हैं। मौर्यास कह सकते हैं या अशोका का पीरियड, मतलब कि इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो केव्स हैं वो है जो कि 12 हिल्स हैं बिहार में, वहाँ पर बनाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द फसाड ऑफ द केव इज डेकोरेटेड विद द सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च एज द एंट्रेंस। मैं अभी आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये जो है हिल्स हैं और इनको काट कर जो है इनके अंदर इस तरह से यहाँ पर केव्स बनाई गई हैं। ये लोमस ऋषि केव्स हैं। इसी 12 हिल्स की केव्स के अंदर एक जो केव्स है उनका नाम है करण चोपर नाम भी है इन केव्स के अंदर, और एक जो केव्स है उनका नाम विश्वामित्र केव्स है, वो भी मौर्यन जो पीरियड है उनकी केव्स है। देखिए, जो उस लाइन में बताया गया वो बताया गया कि जो ये फसाड है केव का, ये जो सेमी सर्कुलर चैत्य जो आर्च है उससे डिज़ाइन किया गया है। देखिए, ये सेमी सर्कुलर बन गया ऐसे और एक आर्च की तरह बन गया। तो ये जो फसाड है इस केव का ये ऐसे देखिए,
ये एक तरह से कार्विंग करके, मतलब ये पत्थर के अंदर डिज़ाइन किया गया है खोद खोद कर। और इसको यहाँ से इसको देखिए डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल। इस यहाँ पर भी कार्विंग्स की गई है पत्थर को काट काट कर। तो इसको आप देखिए किस तरह से डेकोरेट किया गया है। तो इस फसाड के बारे में ऊपर बताया गया है। अब आगे चलते हैं। द एलिफेंट फ्रीज कार्व्ड द एलिफेंट फ्रीज कार्व्ड इन द हाई रिलीफ ऑन द चैत्य आर्च शोज कंसिडरेबल मूवमेंट। वहाँ पर जो है चैत्य के ऊपर एक जो एलिफेंट है वो कार्व किया गया है पत्थरों के अंदर। पत्थरों काट कर एक एलिफेंट जो है वो बनाया गया है चैत्य आर्च में। और वो एक तरह से मूवमेंट, काफ़ी मूवमेंट दिखाई गई है उसके अंदर। द इंटीरियर हॉल ऑफ दिस केस इज रेक्टेंगुलर विद द सर्कुलर चैम्बर एट द बैक। इस केव के अंदर ये स्टार्टिंग में एंटर होते हैं तो एक रेक्टेंगुलर हॉल है और बाद में ये एक तरह से सर्कुलर है। द एंट्रेंस इज लोकेटेड ऑन दिस साइड वॉल ऑफ द हॉल। द केव वॉज डोनेटेड बाय अशोका फॉर द आजीविका सैकेट। जो ये केव है लोमस ऋषि केव, ये अशोका के द्वारा आजीविका जो सैकेट थी, जिसके बारे में हम 12th की जो NCERT उसमें डीपली पढ़ते हैं। अगर इसके बारे में जानना तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा। तो ये आजीविका सैकेट को डोनेट की गई अशोका के द्वारा। द लोमस ऋषि केव इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड। ये मौर्य पीरियड का एग्जाम्पल है अशोका के पीरियड का। बट मैनी बुद्धिस्ट केव्स ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड वर एक्सिक्यूटेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। जो आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे के जो पीरियड्स हैं जैसे कि गुप्ता पीरियड, इन्वेजन पीरियड्स और जो सातवाहन के जो पीरियड हैं जो कि मौर्य काल के बाद आते हैं, तो उनके अंदर हम केवल देखेंगे जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर डेवलप होंगी। ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, स्तूपास एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड ऑन लार्ज स्केल। बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो है पॉपुलैरिटी की वजह से जो उनके स्तूपास और विहारास जो हैं उनको बनवाया गया लार्ज स्केल पर। हाउएवर देयर आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए फ्यू ब्राह्मणिकल गॉड्स इन दिस स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन। जो ब्राह्मणिकल गॉड्स हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है स्कल्पचर वो भी मिलती हैं, वो हमें जो है गुप्ता पीरियड से मिलेंगी ज़्यादातर देखेंगे। तो अगर इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट दैट दी स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड और द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा। जो बुद्धा है उनके जो रेलिक्स हुए, जो भी उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनका जो भी बॉडीली रिमेन्स बचे, उनको इन स्तूपास के नीचे दफनाया गया। स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड और द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। या बुद्धा जो भी कुछ सामान रखते थे, जैसे कि वो भिक्षु जिसमें खाना मांगते हैं, एक कटोरे टाइप में कह लीजिए वो, या कपड़े पहनते थे या जो भी माला वगैरह पहनते थे बुद्धा, उनके जो रेलिक्स हैं उनके ऊपर स्तूपास बनाए गए। जैसे कि राजगृह में वैशाली जो कि गणसंगा इम्पोर्टेंट गणसंगा था उसकी कैपिटल थी। पावा में विजिट करते हैं बुद्धा। विथाडीपा में, कपिलवस्तु में जो कि जहाँ पर बुद्धा का किंगडम था। अल्पाका में, रामाग्राम नेपाल में, कुशीनगर में जहाँ बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ, और पिपली वन में भी बुद्धा विजिट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उनके ऊपर बुद्धा के जो है स्तूपास बनाए गए। द टेक्सचुअल ट्रेडिशन आल्सो मेंशन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अदर स्तूपास ऑन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा एट सेवरल प्लेसेस इंक्लूडिंग। जो और टेक्स्ट हैं वो भी कई जगहों के नाम बताते हैं जहाँ पर स्तूपास बनाए गए, जैसे कि अवंती एंड गांधार विच आर आउटसाइड द गगनेटिक प्लेन। अवंती और गांधार पे भी स्तूपास थे और वो जो है वो गंगा के जो प्लेन्स हैं उनसे बाहर हैं ये रीजन्स। स्तूपा विहार चैत्य पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस बट द लार्जेस्ट नंबर बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन। विहाराज और चैत्याज हैं वो जैन रिलीजन के मिलते हैं इंडिया में, लेकिन जो बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं वो इनको सुरपास कर देते हैं, मतलब कि इसके बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्तूपा इन द 3rd century BC इज एट बेरात इन राजस्थान। ये फिर एक एग्जाम्पल है स्तूपा का 3rd century BC से जो बिलोंग करता है वो बेरात राजस्थान में। और एक है ग्रेट स्तूपा एट सांची, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। was built with bricks during the time of Ashoka and later it was covered with stone and many new additions were made। जो स्तूपा है अशोक सांची का जो स्तूप है जो बहुत फेमस है, हम इसके बारे में 12th की NCERT में पढ़ते हैं। तो ये जो स्तूपा है इसको अशोका ने बनवाया, लेकिन जो अब जो इसका न्यू एडिशन है वो जो है वो हम कह सकते हैं कि 100 जो सेंचुरी CE है या 200 सेंचुरी कॉमन ईरा है, उसके बीच में जो ये न्यू एडिशंस हुए इसके अंदर, जैसे कि ब्रिक्स से
रेलिंग्स का बनना जो है, जो और डायनेस्टीज ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। सब्सिक्वेंटली मैनी सच स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड विच शोज द पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म। और भी स्तूपास बने और वो जो है बुद्धिज्म की पॉपुलरिटी को दिखाते हैं। फ्रॉम द सेकंड सेंचुरी BC onwards we get many inscription evidence mentioning donors at times their professions। कई इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं स्तूपास के ऊपर आसपास जो बताते हैं कि डोनर्स ने भी इनमें कंट्रीब्यूशन किया। डोनर्स अपने नाम लिखवाते हैं, वो अपने प्रोफेशंस भी लिखवाते हैं। जैसे कि सांची का जो स्तूप है वहाँ पर भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डोनर्स ने। जो ट्रेडर्स होते थे वो भी कंट्रीब्यूट करते थे और अपना नाम लिखवाते थे। द पैटर्न ऑफ पैट्रोनेज हैज़ बीन वेरी कलेक्टिव वन एंड देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। जो रॉयल पैट्रोनेज है उसके इतने एग्जाम्पल नहीं मिलते, कम मिलते हैं, जैसे कि अशोक का हो गया, कनिष्क हो गया। लेकिन जो लोग हैं एक जो मिलकर आते थे वो भी डोनेशन के द्वारा इनको बनवाते थे। पैट्रॉन्स रेंज फ्रॉम ले डिवोटीज टू गहापतीज एंड किंग्स। गहापति जो है इसका मतलब होता था वेल्थी लैंड ओनर कह सकते हैं एक तरह से। वेल्थी जो होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी। या इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड। गहापति का मतलब होता है हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब कि जो हाउस का जो हेड होता था या कोई वेल्थी लैंड ओनर होता था, मर्चेंट होता था, तो वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। डोनेशंस बाय द गिल्ड आर आल्सो मेंशन्ड एट सेवरल प्लेसेस। गिल्ड्स जो होती है ये जो वेरियस प्रोफेशंस के जो लोग होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक साथ मिलकर आते हैं काम के लिए। जैसे कि गोल्ड का काम करने वाले एक साथ मिलकर आएंगे और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और मिलकर काम करेंगे, तो उनके भी जो कंट्रीब्यूशन है वो मिलते हैं। अगर गिल्ड्स के बारे में डिटेल जाननी है तो फिर से मैं कहूँगा कि 12th NCERT के अंदर डीप दे रखी है, अब वो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर आर्ट एंड कल्चर से हटकर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में चले जाएंगे हिस्ट्री के। However, there are very few inscriptions mentioning the name of artisan such as Kahana at Pithalkoda and his disciples। जो आर्टिशियंस हैं उनके जो नाम है वो बहुत कम मिलते हैं, उनके बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि कान्हा है जो है उनका नाम मिलता है पिथालकोड़ा में और उनके डिसाइपल्स का। बलाका एट कुंडानी केव्स महाराष्ट्र की जो केव्स वहाँ मिलता है। आर्टिशियन कैटेगरीज लाइक स्टोन कार्वर्स, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर्स, कारपेंटर्स etc आर आल्सो मैंशनड इन द इंस्क्रिप्शंस। कभी कभी इंस्क्रिप्शंस में इनका जो नाम है वो भी लिया जाता था। हमने वहाँ पर बात की धौली के जो एलिफेंट है जिसके ऊपर अशोका का इंस्क्रिप्शन है वो ये है, देखिए किस तरह से बनाया गया है। जो लोमस ऋषि जो केव्स हैं जो मैंने उसकी एंट्रेंस आपको दिखाई बैक में, वो किस तरह से माउंटेन्स के अंदर बनी हुई है। ये देखिए उसकी एंट्रेंस है। ये एलिफेंट जो है यहाँ पर एलिफेंट्स की कार्विंग है, जाली की कार्विंग है। और ये जो सेमी सर्कुलर चैत्या जो आर्च है इसको बोला गया है, इसको बनाया गया है। आप उस पीरियड की जो है सोफिस्टिकेशंस को देखिए किस तरह से इसको पॉलिश किया गया है। और ये बहुत ओल्ड है, एक तरह से कह सकते हैं 40 BC से 300 BC के बीच में, 400 से 300 BC के बीच में इनको बनवाया गया।